बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 20 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं नील महल की रकासा। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज़ तालियावान, मुसन्निफ़ है राहत। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अज़हर लतीफ़ से। ये किताब 496 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 20 सफ़ा नंबर 288 से। ओ मिस जोज़ी, लेकिन ये एशियाई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहरहाल इसका इल्म आपको बाद में हो जाएगा। बात यह है मिस जोज़ी, ये तो हमारा बागी भी है, इसे तो हम यूँ भी नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा अब आप हमारे हाथ आ ही गई हैं तो हमारे मिशन के लिए काम करें। क्या बकवास है? बकवास नहीं, ये मिशन अगर आप इसके बारे में जान लेंगी तो दिल से हमारी साथी बन जाएंगी। हमें औरतों की शदीद ज़रूरत होती है। जंगल की इस ज़िंदगी में हमारे साथियों के लिए औरतें ना हो तो वो भला किस तरह गुजारा करेंगे? कमीने ज़लील, क्या बकवास करता है? जोज़ी बफर गई। ये बाहर से आने वाली किसी भी लड़की के आखिरी अल्फाज होते हैं। खैर, तो आदिल शाह, बागी की सज़ा क्या होती है? मौत, और सिर्फ मौत। हमारे अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। देखो ना, जंगल में तफरीह भी होनी चाहिए। आपको इस तरह मारा जाएगा कि मौत के बाद आप हमारी कोशिश से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और अब इन सवालों के सामने इस बात का इजहार करना बेकार था कि मैं मुजरिम नहीं हूँ, बल्कि हालात का शिकार हूँ। ये बुज़दिली थी और मैं किसी तरह की बुज़दिली का मुजाहरा नहीं चाहता था। चनाचा मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। इन्हें ले जाओ, चांद निकलेगा तो भौंकने वाले खुशी का रक्स करेंगे, फ़िलिप ने कहा और उसके साथ ही गर्दन हिला दी। और जब मुझे वहाँ से ले जाया गया तो जोज़ी ने मेरे साथ आने की कोशिश की, लेकिन उसे वहाँ पकड़ लिया गया था और उसकी आवाज़ें मुझे दूर तक सुनाई देती रही थीं, लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सका। इस बार मुझे किसी लकड़ी के मकान की बजाय पहाड़ी कार में बंद किया गया था। एक पतली सी सुरंग से दाखिल होने के बाद एक ऐसे दरवाजे के करीब ले जाया गया जहाँ मोटी मोटी सलाहें लगी हुई थीं। इन सलाहों को निकालना नामुमकिन था। तब दो पहरेदार आगे बढ़े। उन्होंने सलाहों वाला दरवाज़ा खोल लिया और सलाहदार दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर धकेल दिया और दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया गया। दरवाजे के बाहर सुरंग के सिरे पर दो मुहाफिज जम गए थे। अपने इस कैद खाने में आकर मैं सारे वाक़यात के बारे में सोचता रहा और सख्त परेशानी का शिकार हो गया। जो कुछ हुआ सख्त परेशानी का बायस था और मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए कि मैं इस कैद से आज़ाद हो जाऊं। ये जो कुछ हुआ तवक्का के खिलाफ ही तो था। कमबख्त बूढ़े शैल ने वाकई बहुत बुरा सलूक किया था। मुमकिन है फ़िलिपाइन बकवास कर रहा हो और मुझे पहचान ना पाया हो, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे गिरफ़्तार करने वाले भी पहचान लेते। लेकिन उन्होंने मुझे आम आदमी के अंदाज में ही गिरफ़्तार किया था। लेकिन अब सूरत हाल ये थी कि अब चुनाव का कोई रास्ता ना था और मौत ज़्यादा दूर नहीं रह गई थी। जिन भौंकने वालों का फ़िलिप ने तस्करा किया था वो मेरी समझ में नहीं आ सके थे, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था कि चांदनी रात की कोई बात है। वैसे इस गार में चांदनी रात का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। अलबत्ता चारों तरफ तारीकी फैली हुई थी। मैं गार की खुरदरी ज़मीन पर लेट गया और अपनी इस थका देने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा। अब तक जो कुछ हुआ था इसमें दिलकशी और दिलचस्पी का कोई शायबा नहीं था। बस मुसीबतें ही मुसीबतें थीं। जमोका के हाथों में आ पड़ा, वहाँ से वैश्यों की बस्ती में और वहाँ से यहाँ। चंद दिलचस्पियाँ ज़िंदगी में आई थीं, लेकिन उन्हें याद करना भी बेसूद था। अलबत्ता जो पुरस्रार वाक़यात मेरे साथ पेश आए थे वो मेरे लिए ताजुबहेज़ थे और गारों की इस तन्हा माहौल में भी उन्हीं के बारे में सोच रहा था। मसलन वो ग्लोरिया, वो जंगली लड़की सिर्फ एक फ़रेब थी, एक ख्वाब। बिलाशबा वो ख्वाब की मानद ही मेरी ज़िंदगी में आई थी और ख्वाब की तरह निकल गई थी। हालांकि उसके साथ गुजारे हुए लम्हात की लज्जत अब भी मेरे जहन में ज़िंदा थी और मेरे रगों पे में शराब बनकर दौड़ रही थी। इसके अलावा जोज़ी तो मेरा कुर्ब ही ना पा सकी और दफ्तर मेरे जहन में एक अजीब सा एहसास जागा। ये एहसास उस सफ़ेद बिल्ली का था, ग्रैनी, जो मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं थी, जिसे मैंने यहाँ भी देखा था और मुझे यकीन था कि मेरी निगाहों ने धोखा नहीं खाया था। छत का तख्ता जिस वक्त टूटा था तो ग्रैनी वहाँ से निकलकर रोशनदान में घुस गई थी। गोया वो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहती थी।
تو کیا یہ پراسرار بلی یہاں بھی میری حفاظت کرے گی؟ میں نے سوچا۔ بہرحال دیکھنا تھا کہ اب زندگی کا کون سا روپ اختیار کرنے والی ہے، اور میرے اندازے کے مطابق رات قریب تھی، ورنہ غار کی تاریکی اور رات کا تعین ہی نہ ہونے دیتی۔ البتہ گزرتے ہوئے وقت سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اب رات ہو چکی ہے۔ پھر اس وقت نہ جانے کیا وجہ تھا جب اچانک اس قید خانے میں گڑگڑاہٹ ہوئی۔ آہنی دروازہ میری طرف سمٹنے لگا۔ میں نے خوف کے عالم میں اس دروازے کو کھسکتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ہی عقب میں ایک حیرت میری منتظر تھی، یعنی جس طرح دروازہ پیچھے ہٹ رہا تھا اسی طرح عقبی دیواریں پیچھے کھسک رہی تھیں۔ بہرحال یہ تقویت کی بات تھی، اگر دیوار نہ کھسک رہی ہوتی تو میں دروازے اور دیوار کے درمیان پس جاتا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دفتن دروازے سے صرف 3 فٹ کے فاصلے پر مجھے 2 ننھی چنگاریاں پھوٹتی نظر آئیں۔ یہ چنگاریاں متحرک تھیں۔ پہلے تو میں نے انہیں نظر کا وہمہ سمجھا، لیکن پھر ایک سرسراہٹ میرے پورے بدن میں پھیل گئی۔ چنگاریوں کے پیچھے گرینی کا وجود تھا۔ ہاں، سفید بلی اس تاریکی میں بھی میرے قریب موجود تھی، اور اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ پھر ایک آواز میرے کانوں میں گونجی، تم خوفزدہ ہو؟ میں نے چاروں طرف دیکھا، صرف اس ننھے سے وجود کے علاوہ وہاں کوئی اور نہ تھا۔ تو کیا یہ آواز، یہ سرگوشی؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، آواز پھر ابھری۔ تم کون؟ تمہاری چاہت، تمہاری پرستار، لیکن تم کہاں ہو؟ ہواؤں میں، فضاؤں میں، تمہارے وجود میں۔ میری آواز تمہارے انگ انگ سے پھوٹ رہی ہے۔ میرے سامنے آؤ۔ اس وقت نہیں، یہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ حالات کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ میں تم سے ملوں گی، بہت جلد ملوں گی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ یہ دروازہ، یہ دیوار، مجھے اس سے وحشت ہو رہی ہے۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، میرے اوپر بھروسہ رکھو۔ تم میرے محبوب ہو، میں تمہیں چاہتی ہوں۔ جہاں جاؤ گے، جس جگہ موجود ہوگے، میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ لیکن میرے محبوب، تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ آواز ابھری، کیسا وعدہ؟ تم جہاں بھی ہوگے میری امانت ہوگے۔ اگر تم نے کسی اور سے التفات کا اظہار کیا تو میں تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ میں تمہیں چاہتی ہوں، بے پناہ چاہتی ہوں۔ تمہاری ہر ایک سانس میرے لیے وقف ہے۔ لیکن میں موت کے قریب ہوں۔ ان دیواروں کو روکو انہیں۔ میری زندگی میں یہ ممکن نہیں۔ کیا ممکن نہیں؟ کہ تمہاری موت اس طرح آئے۔ وہ مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں، میں انہیں ہلاک کر دوں گی۔ وہ اطمینان بھری آواز میں بولی۔ لیکن میں خوفزدہ ہوں۔ تمہیں فولادی جگہ رکھنا چاہیے۔ میں تمہاری ساتھی ہوں، میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گی۔ لیکن تم میری امانت ہو، سمجھے؟ تم میری امانت ہو۔ دروازے اور دیوار کی تحریک رک گئی۔ ننھی مچھلی اب بھی میرے سامنے روشن تھی۔ پھر اچانک عقبی دیوار ہٹ گئی اور چاندنی اندر گھس آئی۔ میں اچھل پڑا۔ میں نے پلٹ کر ان چنگاریوں کی طرف دیکھا۔ وہ موجود نہ تھی، اور نہ ہی کوئی اور دیوار، جبکہ اب سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک خوفزدہ سی سانس لی۔ بلی نے مجھ سے اظہار عشق کیا تھا۔ کیا ہے یہ سب کیا ہے؟ میں کب تک اس طلسم کا شکار رہوں گا؟ کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ان حالات کا شکار ہوں گا۔ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں ایک بلی کی امانت ہوں، ایک جانور کی؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے اس طرف توجہ کی۔ چھوٹی سی پیالہ نما جگہ تھی۔ چاروں طرف پہاڑ کی ڈھلوان دیواریں تھیں۔ سامنے ہی ایک سلاخوں والا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اس دروازے کی دوسری طرف بے شمار چمکدار آنکھیں نظر آ رہی تھیں، چھوٹی سرخ آنکھیں جو مجھے تک رہی تھیں۔ پھر ان کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ بھیڑیے تھے، ہونہار بھیڑیے، بھوکے بھیڑیے۔ اور فلم کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ مجھے ان بھیڑیوں کا شکار بنایا جانے والا تھا۔ پھر اچانک دروازہ کھل گیا اور بھونکتے ہوئے بھیڑیے میری طرف لپکے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا خوفناک واقعہ ہوا۔ جو ہی ایک بھیڑیا مجھ پر اچھلا، اچانک درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ کسی نادینہ قوت نے اسے درمیان سے 2 حصوں میں چیر دیا تھا۔ بھوکے بھیڑیے خون کی بو پا کر اپنے ساتھی پر ٹوٹ پڑے، لیکن میں احمقانہ انداز میں کھڑا ان کی اس پراسرار موت کو دیکھتا رہا۔ ایک ایک کر کے تمام بھیڑیے خون میں نہاتے جا رہے تھے، لیکن وہ قوت نظر نہیں آ رہی تھی جو بھیڑیوں کو اس طرح درمیان سے چیر چیر کر پھینک رہی تھی۔ 8 بھیڑیے موت کا شکار ہو گئے تھے اور میرے جسم کو خراش تک نہیں آئی تھی۔
तब मुझे वही पुरस्कार आवाज़ याद आई जो सफ़ेद बिल्ली की आंखों से निकलती हुई चिंगारियों के साथ मुझे सुनाई दे रही थी। हाँ, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगी, मेरी नादीदा मुहाफ़िज़। मैंने परेशान होकर सोचा। बहरहाल उस मुहाफ़िज़ ने अपना कौल निभाया था, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये बात मेरी क़यास से बाहर थी। मैंने घूम घूम कर देखा जिधर से मैं यहाँ तक आया था, और ये देखकर मैं हैरान रह गया कि वो दरवाज़ा अब भी बंद था। गोया प्यालेनुमा जगह में सिर्फ एक यही जगह थी जहाँ से भेड़िए निकल कर यहाँ तक आए थे। थोड़ी देर तक मैं सोचता रहा, फिर इस रूम की जानिब बढ़ गया। सुराहों वाला दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से सख्त बदबू आ रही थी। यकीनन ये भेड़ियों की क़याम गाह थी। वापस पलटा और सोचने लगा कि अब क्या करूं। इस प्यालानुमा कमरे की दीवारों से छत तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि दीवारें ढलवान वाली और सीधी थीं। बहरहाल मैं एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। जो होगा देखा जाएगा, मैंने सोचा। ये रात भी बड़ी तकलीफ़ से गुजरी। सुबह रोशनी उभरी तो कुछ लोग ऊपर नज़र आए और फिर अजीबो गरीब आवाज़ें। थोड़ी देर के बाद उसी जगह वो दरवाज़ा नमूदार हुआ जहाँ से मैं यहाँ तक आया था। फिर बहुत से आदमी बाहर निकल आए और उन्होंने नज़दीक आकर भेड़ियों की लाशों को बगौर देखा। इनमें फिलिप भी था। तब उसने मेरे शाने पर हाथ रखा और मेरे बाजू की मजबूती का अंदाज़ा लगाने लगा। बिलाशुबा मेरे बाजू बेहद ताकतवर थे। क्या तुम वाकई इंसान हो? उसने मुतहराना लहजे में गर्दन हिलाते हुए पूछा, और मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं तुम्हारी इस हरकत से बेहद मुतासिर हुआ हूँ। ऐसे लोग मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। कमाल है, तुमने इन्हें इस तरह चीर डाला कि कोई दुश्मन को भी इस तरह नहीं मार सकता। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। इसकी क्या ज़रूरत है फिलिप? ज़ाहिर है आप ये दोस्ती नहीं निभा सकेंगे। हरगिज़ नहीं। फिलिप को बिल्कुल ही बेहैसियत मत समझो। मैं यहाँ एक बहुत बड़ी हैसियत रखता हूँ और काफ़ी एहतियात का मालिक हूँ। तुम आओ, मेरे साथ आओ। दर हकीकत जैसे हालात यकसर बदल गए थे। भेड़ियों को तो अव्वल मैंने हलाक नहीं किया था। अगर मैंने खुद हलाक कर भी देता तो ये कौन सी ऐसी बात थी कि वो यकसर बदल जाए। लेकिन फ़िलिप ने मेरे लिए बेहतरीन सहूलतें फ़राहम कर दी थी और मुझे लकड़ी के मकान में रखा गया था और मेरे आराम का पूरा बंदोबस्त किया गया था। दोपहर के खाने पर फ़िलिप मेरे साथ था। तुम्हें मेरी तब्दीली पर हैरत हुई होगी मिस्टर शादिल, लेकिन मैं इसी किस्म का आदमी हूँ। बचपन से ही मुझे ताकतवर लोगों के कारनामों से दिलचस्पी रही है। दुनिया के बड़े बड़े पहलवान मेरा आइडियल रहे हैं। तुम्हारा कारनामा मेरे लिए बड़ा दिलकश है और यकीन करो कि इसके बाद से मैं तुम्हारी हिफाजत के बंदोबस्त में मसरूफ़ हूँ और मैंने वो असर अब कम करने की कोशिश की है जो तुम्हारे खिलाफ उभरे हैं। मुझे ताज्जुब है। हाँ, इंसान में बाज़ कमज़ोरियाँ होती हैं। तुम्हें इस बात का इल्म है कि मैं इनके हत्थे किस तरह चढ़ा फिलिप? मैंने कहा, किसके हत्थे? उन्हीं स्याह फामों के जिनके सरदार का नाम शैला था। नहीं, मुझे नहीं मालूम। तुमने मेरी कहानी सुनने की भी कोशिश नहीं की थी। हालांकि अगर तुम मेरी कहानी भी सुन लेते तो मुजरिम ना गर्दानते। मैंने कहा, अगर ये बात है तो मुझे अफसोस है। मुझे यकीन तुम्हारी कहानी सुननी चाहिए थी। खैर, अब सही। और अब तो तुम्हारी ये कहानी मेरे मिशन में मावन भी साबित होगी। फिलिप ने कहा, तुम्हारा मिशन? मैंने ताजुब से उसे देखा। हाँ दोस्त, मैंने कहा था ना फिलिप, मैं तुम्हें एक अजीबोगरीब शय मिलेगी। इससे पहले मैं तुम्हारा दुश्मन था। बूढ़े शल ने मुझे ये बात बताई थी कि तुम इन स्याह फामों के मददगार हो, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में भी ये बात मौजूद है। तुम्हें मालूम है कि ये रिकॉर्ड किस तरह मुरतब होता है? नहीं, मैं क्या जानूं, मैंने कहा। एक मस्नूई स्यारा स्याह फामों की बस्ती पर गर्दिश करता रहता है और वो इनकी तमाम कार्रवाइयों की तस्वीर हमें रवाना करता है। इन तस्वीर में तुम्हें कई बार देखा गया और तुम्हारे बारे में खासी तशवीश रही। हम लोगों को क्या है तुम कौन हो और उनके मददगार क्यों बन गए हो। फिर हमने ही सोचा कि तुम्हें कोई बड़ा लालच इस काम के लिए आमादा कर चुका है और हमारी फहरिस्त में तुम्हें दुश्मन करार दे दिया गया था। ओह, तो ये बात थी। हाँ, हालांकि हमें इन स्याह फामों से कोई खतरा नहीं है। बस हम जिस इलाके में रहते हैं इसके बाज़ हिस्से अब तक हमारी निगाहों से रोपोश हैं, इसलिए हमें इन स्याह फामों से होशियार रहना पड़ता है। अगर उनके साथ कोई मददगार भी शामिल हो जाए तो हमें काफ़ी नुकसानात पहुंच सकते हैं। फिलिप ने कहा, गोया मुझे सिर्फ इसलिए तुम लोगों ने अपना दुश्मन करार दे दिया? मैंने सवाल किया। जाहिर है, इसके अलावा और क्या बात हो सकती है? तब फिर मेरी कहानी कुछ यूँ है। तुम अपने वसाइल से इसकी तस्दीक भी कर सकते हो। मेरा जहाज़ तबाह हो गया था और समुंदर की लहरें मुझे यहाँ ले आई। उसके बाद मैं स्याह फामों के काबू में आ गया। चूँकि जहाज़ की तबाही के बाद मैं काफ़ी ज़ख्मी हो गया था, इसलिए इन्होंने मेरा इलाज किया
اور یوں میں ان کا احسان مند ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے اپنے احسان کا صلہ مانگا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں انکار کروں گا تو نقصان اٹھاؤں گا، چنانچہ یہ سب کچھ میں نے اسی لیے کیا تھا۔ میں نے اسے تفصیل بتائی۔ بہت عمدہ، تمہاری بچت کا ایک اور ذریعہ نکل آیا۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں بچا لوں گا، ضرور بچا لوں گا۔ دوسری صورت میں کیا ہوتا فلپ؟ او میرے دوست، اب ان باتوں کو چھوڑ دو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے علاوہ میں تمہیں ایک پیشکش بھی کروں گا۔ وہ کیا؟ ابھی نہیں، ابھی تم یہاں آرام سے رہو، اور ہاں، اب یہ خیال ذہن سے نکال دو کہ تم دشمنوں کے درمیان ہو۔ تمہاری یہ تبدیلی بھی میرے لیے حیرتناک ہے فلپائن۔ ہاں، میرے لیے بھی۔ کیوں؟ تمہارے لیے کیوں؟ تم نہیں سمجھ سکتے جس حد تک میرے ذہن میں تمہاری عزت اور توقیر بڑھ گئی ہے۔ کیا تم اب بھی اعتراف نہیں کرو گے کہ چھت کا شہ تیر تم نے ہی نکالا تھا؟ آسان بات تو نہ تھی۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ چھت کا شہ تیر ہی میں نے نہیں نکالا تھا، اور نہ ہی بھیڑیوں کی موت سے میرا کوئی تعلق تھا۔ اگر وہ غلط فہمی کا شکار ہو رہا تھا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہاں، البتہ میری محسن، میری دوست، میری محبوبہ، میری مددگار ضرور تھی۔ اسی نے یقیناً یہ سب کیا تھا۔ فلپ دوپہر کے کھانے تک دیر تک مجھ سے گفتگو کرتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ میں اس کے جانے کے بعد سوچنے لگا کہ نہ جانے شیل اور جوزی کی کیا پوزیشن ہے۔ باہر صورت مجھے ان لوگوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ فلپ کی میرے ساتھ یہ گفتگو کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کیا وہ واقعی مجھ سے اس حد تک متاثر ہو گیا ہے، یا یہ بھی کوئی چال ہے؟ ممکن ہے مجھے کسی اور جال میں پھانسنے کی خواہش میں ہو۔ باہر صورت سکون میں وقت گزرا، اور رات کے کھانے پر فلپ مجھے ملا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ میرے دوست، میں تمہاری گلو خلاصی کرا چکا ہوں۔ میں نے اور تمہارے بارے میں اطلاع اوپر بھجوا دی ہے۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے کہ ہم لوگ اعلیٰ کارکردگی کے حامل لوگوں کو بہت بڑی حیثیت دیتے ہیں۔ ہمیں بہت سارے آدمیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے سامنے زندگی کا ایک اہم مشن ہے۔ خوب، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بات ضرور معلوم کرنی ہوگی کہ تمہارے ذہن میں ہمارے لیے کیا گنجائش ہے۔ میں سمجھا نہیں فلپ؟ سمجھ جاؤ گے۔ میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، فلپ نے کہا، اور میں سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں زندگی کے دوسرے مقاصد کیا ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پوچھا۔ کون سی زندگی کے مقاصد؟ میری تو زندگی بھی میرے بس میں نہیں رہی۔ اب یوں سمجھو کہ تم آزاد ہو۔ اگر تم چاہو تو تمہیں تمہاری دنیا میں واپس بھجوایا جا سکتا ہے۔ فلپ، اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر مجھے اس جنگل کے ماحول سے الجھن نہ ہوتی تو میں پوری زندگی یہاں بھی گزار سکتا تھا۔ اوہ گڈ، بہت ہی عمدہ۔ یعنی اگر تمہیں زندگی گزارنے کا کوئی بہتر ذریعہ مل جائے تو تم اسے پسند کرو گے؟ ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ زندگی مجھے پسند ہو۔ 100% پسند آئے گی۔ اگر یہ نہ پسند آئے تو تمہیں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہاری زندگی کا سب سے حسین موقع فراہم کروں گا، لیکن اب بھی تھوڑا انتظار کرنا ہو گیا۔ کیا میری حیثیت اب بھی قیدی کسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اب نہیں ہے۔ تم یہاں آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو۔ ہمارا علاقہ بہت بڑا ہے۔ ابھی باہر نکلو گے تو دیکھو گے۔ لیکن ایک گزارش ہے میرے دوست۔ کیا؟ جب تک تم اس زندگی سے مکمل واقفیت نہ ہو جائے کوئی جارحیت نہیں کرو گے۔ تمہیں کسی کام کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا، وعدہ کرتا ہوں، میں نے کہا، اور پھر بولا، شیل اور جوزی کہاں ہیں؟ بوڑھا ہماری پناہ گاہ حاصل کر چکا ہے، دلچسپ انسان ہے۔ رہ گئی جوزی تو وہ اس بات پر بضد ہے کہ تمہیں رہا کیا جائے۔ اوہ، مجھے اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی وحشیانہ سلوک نہ کیا جائے۔ بے فکر رہو، ہم اپنے دشمن کو یا تو ہلاک کر دیتے ہیں یا پھر دوست بنا لیتے ہیں۔ میں نہیں سمجھا۔ اس کا برین واش کر دیا جائے گا، اس کے بعد وہ ہماری دوست ہوگی، فلپ نے بتایا، اور میں اپنے ذہن میں سنسنی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ سلوک تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا کوئی اظہار نہیں کیا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فلپ چلا گیا، اور میں اس پورے ہنگامے کے بارے میں سوچتا رہا۔ لیکن اسی رات ایک بار پھر میری ملاقات اس پراسرار آواز سے ہوئی۔ میں تم سے خوش ہوں، بالکل بے فکر رہو، تمہارا بال بھی بیکا نہ ہوگا، لیکن اس وقت تک جب تک میری امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ تم کون ہو آخر؟ سامنے آؤ، میں نے جھلا کر کہا۔ کسی مناسب وقت پر۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا میں ان سیافاموں کے مفادات کے لیے کام کروں؟ نہیں، یہ سب تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ میں تو صرف تمہیں چاہتی ہوں، اور یہ چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے رہو۔ آواز میں بڑی معصومیت پیدا ہو گئی تھی، اور میں پریشانی سے گردن ہلانے لگا۔ بیچارہ شاہ دل،
बेचारा मुसीबतों का शिकार हो गया था। इन लोगों का सलूक मेरे साथ यकसर बदल गया था। फिलिपाइन और फिलिप मेरा दोस्त बन गया था, लेकिन इन खतरनाक लोगों की दोस्ती मेरा दिल कबूल नहीं कर पा रहा था। हालांकि मेरी ज़िंदगी में मकसद थी, खुद मेरे सामने कोई नज़रिया हयात नहीं था। हालांकि भंवर में फंसकर अफ्रीका के इस तारीख बर आज़म के वीरान इलाके में ज़िंदगी की परेशानियों से लाचार बेचारा शाह आदिल हाँ उसे जंगली में फंस गया था कि खुद उसकी समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। मैंने बार बार अपने बारे में सोचा था और हमेशा हसरतों का शिकार होकर रह जाता था। ज़िंदगी भी क्या चीज़ है, गोना गो तशियात का अबनो अजीम चंद सांसों पर बोझ बन जाता है। इंसान सीने में आने वाली हर सांस पर लाखों बोझ लाद देता है। ख्वाहिशात का बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ, ऐसे ऐसे अनोखे बोझ जिन्हें वो उठा नहीं सकता था, लेकिन ये बोझ इसके पसंदीदा बोझ होते हैं। वो इन सारी ख्वाहिशात की तकमील चाहता है जो उसके सीने में पैदा हों। मैं अगर चाहता तो अपने ही वतन में एक अच्छी ज़िंदगी के हसूल की कोशिश करता रहता और बिलाहिर कोई ना कोई मंजिल ज़रूर पार लेता, लेकिन मेरी ख्वाहिशात भी मेरे सीने पर बार बन गई थीं। एक दौलतमंद इंसान बनकर मैं वो मकाम और सुरखरुई चाहता था जो मेरे अपने लिए हो। बिखरे हुए दौलतमंदों की हासिल थी जो, लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी के रास्ते मुख्तलिफ होते हैं। हालात ने मेरे साथ वो इंसाफ नहीं किया था जो मेरी ख्वाहिश थी, और फिर इस ख्वाहिश की तकमील के लिए मैंने हर जायज़ और नाजायज़ बात को अपनाया। लेकिन तकदीर मुझ पर हमदर्द थी। मैं अफ्रीका के इन वीरान साहलों पर आ गया जहाँ बेशुमार दौलत बिखरी हुई थी, लेकिन मैं इस सारी दौलत को समेट कर उस जगह तक नहीं ले जा सकता था जहाँ तक मैं ले जाना चाहता था। मैं इस ज़िंदगी में वापस भी नहीं जा सकता था जहाँ इस दौलत का सही लुत्फ़ उठाया जा सकता हो। इसके बाद मैं हालात के हाथों तमाशा बन गया। पहले वो स्याह फाम हबशी जिन्होंने मुझे अपनाया और उसके बाद अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया, और अब ये सफ़ेद फाम मुहज़्ज़ब लोग जिनका ताल्लुक़ गो मेरे वतन से नहीं लेकिन उस दुनिया से ज़रूर था, उस आज़ाद और मुहज़्ज़ब दुनिया से जहाँ तहज़ीब के हंगामे होते हैं। तरक्की अपने अरूज पर पहुँच गई है जहाँ, लेकिन इसके बावजूद ये इन स्याह फाम वहशियों से बदतर थे। ज़िंदगी इनके लिए कोई कदर कीमत नहीं रखती थी, और ये भी अपनी हवस पूरी करने के लिए आबादियों को छोड़कर वीरानी में आ बसे थे, और अब न जाने क्या चाहते थे। ये सारी बातें अपनी जगह, मैं खुद को फिर से बदल लेता अगर मैं इनके साथ शरीक हो जाता। मैं ज़िंदगी में नेक इरादे और नेक मकसद रखना चाहता था। हमेशा तकलीफ़ों और तबाहियों में ज़िंदगी गुजरी थी। मैं कोई इंतहाई नेक इंसान नहीं था, और ना ही मेरे जहन में हमेशा नेकियां थीं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता था कि ज़िंदगी के ऐसे हंगामों में ना गुम हो जाऊं कि खुद अपने ही जहन और ज़मीर को दागदार कर दूं। लेकिन इंसान ज़मीर के हाथों शिकार क्यों? वो लोग जो ज़िंदगी को एक हकीर सी शय समझकर इस अंदाज में ज़िंदगी बसर करते हैं कि इनकी अपनी ख्वाहिशात की तकमील होती है और हर कीमत पर कामयाब हो जाते हैं। मैं भी हर कीमत पर यही चाहता था। चुनांचे इन सफ़ेद फामों की पेशकश और फिलिप उसके साथ गुजरने वाले लम्हात में मैंने यही सोचा था कि क्यों ना इन लोगों के साथ गुजारा किया जाए, कम से कम बेहतर ज़िंदगी तो मिल ही सकेगी। ज़िंदगी के लवाजमात हैं ही क्या, अच्छी खुराक, अच्छा लिबास और वो तशियात जो जवानी का जज्बा होते हैं। इसके बाद बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि इंसान इसी अंदाज में ज़िंदगी गुजारे। बुढ़ापे की बुढ़ापे में सोची जाएगी, और फिर ये भी तो मुमकिन है कि ज़िंदगी का रुख इस तरह पलट जाए जो आम लोगों से मुख्तलिफ भी नहीं हो और मेरी पसंद के मुताबिक भी हो। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ एक खौफनाक तस्वीर मेरे जहन से चिमटी हुई थी। अगर ये सब कुछ फितरी होता तो कोई हरज नहीं था, लेकिन इस सफ़ेद बिल्ली ने मेरी ज़िंदगी अजीरन करके रख दी थी। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैं किसी का पाबंद नहीं था। जमूका ने बिलाशुबा मेरी जान बचाई थी, लेकिन इसका मकसद ये नहीं था कि मैं इन स्याह फामों का ग़ुलाम बनकर रह गया था। सरदार शैला ने तो शुरू ही से मेरे ऊपर एतबार नहीं किया था, और ये एतबार ना करने की वजह ही थी कि मैं आज खुद इन झंझटों में फंस कर रह गया था। बड़ी उलझन, बड़ी परेशानियां थी जो बिलावजह मुझ पर मुसल्लत हो गई थी। हालांकि मेरी ज़ात, मेरी ज़िंदगी थी ही क्या। तन्हा इंसान तो तमाम हंगामों से मुबर्रा होता है, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ नहीं था। बड़ी देर तक मैं सोचता रहा और फिर उसके बाद अपनी रिहाइशगाह से वापस चला आया। मैं नहीं जानता था कि इस पूरे माहौल का पस मंज़र क्या है।
फ़िलिप ने मुझे घूमने फिरने की आज़ादी दे रखी थी और अब मेरे साथ सलूक भी अच्छा होने लगा था। थोड़ी देर के बाद मेरे जहन में दफ्तन जोजी का ख्याल आया और मैं रुक गया। मैंने रुक कर इधर उधर देखा। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। यहाँ तो एक ऐसे शहर का समा था जो मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी गुजारता हो। हर शख्स अपने अपने कामों में मसरूफ़ था। चारों तरफ पहाड़ों में धूप फैली हुई थी और लोग इस धूप में अपनी मसरूफियात में लगे हुए थे। तब मैंने फ़िलिप के इलाके का रुख किया। फ़िलिप अपनी जगह मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ दूसरे लोग मौजूद थे जिन्होंने मुस्कुरा कर मेरा इस्तकबाल किया। फिर इनमें से एक शख्स ने कहा, फरमाइए, कोई ख़ास ज़रूरत पेश आई आपको? हाँ, फ़िलिप कहाँ है? वो तो मौजूद नहीं है, गालबन प्रोजेक्ट की जानिब गए हैं। ओह, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्यों नहीं? इस शख्स ने बड़ी तेज़ी से कहा, जिसे मैंने मुहाफ़िज़ समझा था। मैं अपनी साथी जोजी से मिलना चाहता हूँ। जीत बेहतर तशरीफ़ रखिए, उसने नहायत सुकून से कहा और मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई। वैसे मुझे यकीन हो गया था कि फ़िलिप ने मुझसे मुतासिर होकर मेरे लिए बहुत सी मराहत फ़राहम कर दी थी और यकीनी तौर पर दूसरे लोगों को भी इससे मुतला कर दिया गया था। बाहर सूरत में इस शख्स के साथ चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद वो मुझे एक खूबसूरत से मकान के बाहर ला खड़ा कर दिया। अंदर चलिए, आपकी साथी मिस जोजी यहाँ मुकीम है, उसने कहा और मैं उसके शुक्रिया अदा करके गर्दन हिला दी। फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। खूबसूरत तर्ज का एक छोटा सा मकान था जिसमें एक ही कमरा था। कमरे का दरवाज़ा, अंदर का दरवाज़ा बाहर के दरवाजे से मुख्तलिफ था। चनाचा मैंने इसे भी खोला और अंदर दाखिल हो गया। जोजी एक सोफ़े पर दराज किसी किताब के मुताले में गरक थी। उसके चेहरे पर सुकून के असरात थे और मेरी तवक्का के बरक्स वो परेशान भी नहीं थी। मेरे कदमों की चाप पर उसने निगाहें उठाईं और मेरी तरफ उछली, इतनी बुरी तरह कि किताब उसके हाथ से छूट गई। वो जल्दी से खड़ी होगी। आदिल, तुम? हाँ जोजी, कैसी हो? ये तुम ही हो आदिल? वो कई कदम आगे बढ़ाई और फिर मुझसे बेख्तियार लिपट गई। ओ आदिल, तुम्हारे बारे में तो मैंने बहुत बुरी बुरी खबरें सुनी थी और तुम्हें देखकर मुझे कितनी हैरत हुई है। क्या खबरें सुनी थी तुमने? छोड़ो इन बुरी खबरों को, तुम मेरे सामने हो, लेकिन तुम्हें मेरे पास आने की इजाज़त किस तरह मिली? और तुम? हालात बदल गए हैं जोजी। क्या मतलब? अब वो लोग मेरे दोस्त हैं। क्या वाकई? मगर ये कैसे मुमकिन है? वो तो तुम्हारे सख्त दुश्मन थे, खुद ब खुद दोस्त बन गए। मुझे सख्त ताज्जुब हुआ और उसके साथ खुशी भी। लेकिन आदिल, तुम्हें देखकर मैं कितनी मसरूर हूँ तुम्हें बता नहीं सकती। जोजी फिर मसरूर अंदाज़ में मुझसे लिपट गई और वो अपनी सारी अजियत भूल गई थी और बेखुद होने लगी। मेरे बदन में सनसनाहट होने लगी और मैंने इसे भींच लिया और फिर जोजी बिल्कुल ही बेखुद हो गई और उसी वक्त दरवाज़ा ज़ोर से खुला। हम दोनों हाँ उछल पड़े और फिर दरवाजे की तरफ देखने लगे। हम मुंतज़िर था कि कोई आएगा, लेकिन खुले हुए दरवाजे से कोई अंदर नहीं आया था। कौन था? जोजी ने हाँ बलूद लहजे में काबू पाते हुए कहा। लेकिन मेरा मुंह हैरत से खुल गया था। मैं एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। दरवाज़ा इस तरह तो नहीं खुलता। मुमकिन है हम दोनों को इस तरह देखकर कोई चला गया हो। तुम खौफज़दा हो? नहीं, मैं क्यों खौफज़दा होती आदिल? तुम्हारा क़याम कहाँ है? यहाँ से खासी दूर है। वैसे जोजी, तुमसे इन लोगों ने क्या गुफ्तगू की? एक साहब थे मिस्टर फ़िलिप, उन्होंने मुझसे मेरे हालात पूछे थे और उसके बाद मुझे लेकर यहाँ आ गया। क्या तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त है? किसी ने मना भी नहीं किया, लेकिन मैं खुद ही बाहर नहीं निकली। न जाने क्या हालात पेश आए। मुझे खौफ महसूस होता है। खूब। वैसे इन लोगों का रवैया बज़ाहिर तुमसे बुरा नहीं है। हाँ, मुझे यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन आदिल, क्या मैं तुमसे एक दरख्वास्त कर सकती हूँ? कहो जोजी। अगर वो लोग तुम्हारे दोस्त बन चुके हैं तो तुम उनसे मेरे साथ रहने की इजाज़त हासिल कर लो। सच, मुझे तन्हा बहुत खौफ महसूस होता है। ठीक है, मैं यहाँ क़याम करूँगा। अगर कोई मना करे तब देखा जाएगा। ओह शुक्रिया। अगर तुम यहाँ होगे तो मुझे कोई तरद्दुद नहीं होगा। जोजी बहुत खुश हो गई थी, लेकिन मेरे जहन में बस एक उलझन थी। दरवाज़ा क्यों खुल गया था? मैं जहाँ जाता हूँ सफ़ेद बिल्ली मेरे पीछे होती है। मैं इससे किस तरह निजात हासिल करूँ? नफ़रत की एक लहर मेरे सीने में उठी और मुझे शदीद गुस्सा आ गया। इस बार वो मुझे नज़र आए, मैंने सोचा, और फिर एक और ख्याल मेरे जहन में आया। मुझे इसकी मदद की ज़रूरत नहीं। मुझे क्या पड़ी है कि मैं इन स्याफ़ाम लोगों के लिए ख़ुद को ख़तरे में डालूँ? मैं इन स्याफ़ामों का साथ क्यों दूँ? वो वहशी मुझे क्या देंगे? चनाचा मैं अपने इस फ़ैसले से मुतमईन हो गया। तब मैंने एक गहरी सांस ली और मुतमईन हो गया। जोजी से काफ़ी देर तक गुफ्तगू होती रही। फिर मैंने कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए इजाज़त दो जोजी। कहाँ जाओगे? बस चंद मिनट के लिए, इसके बाद वापस आ जाऊँगा। मैं भी चलूँ? अभी नहीं, वैसे बाद में हम साथ साथ घूमेंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। तुम बेफिक्र रहो,
اس نے جواب دیا، اور پھر میں وہاں سے نکل آیا۔ مجھے پستول کی ضرورت تھی، لیکن پستول کا حصول کسی طرح ممکن نہیں تھا۔ اگر میں کسی سے پستول طلب کرتا تو یہ حماقت ہوتی۔ اب کسی اور طریقے سے مجھے پستول حاصل کرنا تھا، اور اس کے لیے میں نے ایک محافظ کو طاق لیا۔ اس طرح ایک مکان کی آڑ میں چلنے لگا کہ محافظ کی نگاہ مجھ پر نہ پڑ سکی۔ جو ہی محافظ ایک مکان کی اوٹ میں پہنچا، میں عقب سے تیزی سے آگے بڑھا، اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دیکھے، میں نے اس کی گدی پر ایک زوردار ہاتھ رسید کیا۔ دوسری ضرب نے محافظ کے حواس چھین لیے، اور میں نے اطمینان سے اس کے ہولسٹر سے لگا ہوا پستول نکال دیا۔ میں نے پستول کے چیمبر چیک کیے، پستول بھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے لباس میں چھپا لیا اور تیزی سے پلٹ آیا۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ محافظ پر کیا بیتی۔ میں اطمینان سے جوزی کی طرف واپس آ گیا تھا۔ لیکن مسٹر شیل ہمارے ساتھی ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ وہ مغرب سے تعلق رکھتے ہیں اور مغرب کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے۔ وہ بھی ہماری طرح ان جنگلوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مشن ہاں کچھ بھی ہو، وہ ہم سے متفق ہے، جبکہ تم ایشیا سے تعلق رکھتے ہو اور ہمارے ہمدرد نہیں ہو سکتے، فلپ نے کہا، لیکن اس کے لہجے میں مذاق تھا۔ پھر اس نے جوزی کی طرف دیکھا اور بولا، اور آپ مس جوزی اس سیاہ فام کے ساتھ کیوں ہو گئی؟ میری مرضی، میں اس بوڑھے سور کی طرح تنگ نظر نہیں ہوں۔ اوہ مس جوزی، لیکن یہ ایشیائی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔